तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधा गोता लगाते हैं। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बारे में आपने सुना तो होगा ही, राइट? लेकिन आज हम इस सदियों पुराने और थोड़े जटिल इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से डिकोड करेंगे, खासकर आप जैसे युवाओं और छात्रों के लिए। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थरों की लड़ाई नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य पड़ावों में बांटेंगे। पहला, पहचान का असल सवाल क्या है। दूसरा, उन 4 ऐतिहासिक मंदिरों की कहानी। तीसरा, आज के समय की कानूनी लड़ाइयाँ। और चौथा, इस सांस्कृतिक विरासत को हमें कैसे नेविगेट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पहचान का प्रश्न। अब देखिए, अगर आप आज मथुरा के उस बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अनोखा भौतिक यथार्थ दिखेगा। एक तरफ है हमारा भव्य और श्रद्धेय कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर, और ठीक उससे सटकर बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद। एक ही जगह पर 2 बिल्कुल अलग अलग धार्मिक ढांचे। और सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जहां से सांस्कृतिक पहचान के सारे गहरे और जटिल सवाल शुरू होते हैं। इतिहास की किताबों और पुराने पुरातात्विक ग्रंथों में जब आप इस जगह के बारे में पढ़ेंगे तो एक नाम बार बार आता है, कटरा केशवदेव। अगर आप इतिहास या कानून के छात्र हैं तो ये नाम आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कोर्ट रूम्स में जो दावे हो रहे हैं ना, उनका बेस यही प्राचीन नाम है। ये स्पष्ट करता है कि ये विवाद आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी शब्दावली और आस्था से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, 4 ऐतिहासिक मंदिर। अब इस जगह की सांस्कृतिक अहमियत को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ये जगह निर्माण और विनाश के एक बहुत लंबे चक्र की गवाह रही है। सबसे पहले प्राचीन काल में वज्रनाभ ने यहाँ मंदिर बनवाया, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसे और भव्य रूप दिया, जिसे 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया। हार नहीं मानी गई। 1150 ईस्वी में जज्जा ने तीसरा मंदिर बनवाया, जो सिकंदर लोदी का शिकार हुआ। और अंत में वीर सिंह जुदेव बुंदेला का बनवाया हुआ चौथा मंदिर, जिसे औरंगजेब के आदेश पर गिरा दिया गया। मतलब ये सिर्फ टूटने की नहीं बल्कि आस्था के लचीलेपन और बार बार खड़े होने की कहानी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं है। प्राचीन युग से लेकर 400 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पुनर्निर्माण, फिर गजनबी और लोदी के हमले और 1669 के उस मुगल फरमान तक, ये सदियों तक चलने वाली एक महाकाव्य जैसी कथा है, जिसमें एक ही जमीन बार बार श्रद्धा और संघर्ष दोनों का केंद्र बनी रही। अब ये कोटेशन देखिए, जो सच में बहुत दिलचस्प है। महमूद गजनवी की सेना के साथ एक मुंशी आया था, मीर मुंशी अल उत्वी। उसने विनाश से ठीक पहले इस मंदिर को देखा और लिखा, मंदिर का कोई भी वर्णन, चाहे शब्दों में हो या चित्रों में, कम ही पड़ेगा और इसकी सुंदरता को व्यक्त करने में विफल रहेगा। सोचिए, विदेशी आक्रमणकारियों के लोग भी इस जगह की वास्तुकला देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। और उस भव्यता का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 250। जहांगीर के शासनकाल में जो चौथा मंदिर बना था ना, उसकी ऊंचाई 250 फीट थी। और पता है उस जमाने में इसे बनाने में कितना खर्च आया था? करीब 33 लाख रुपए की भारी लागत। सदियों पहले इतनी बड़ी धनराशि और गगनचुंबी ऊंचाई, ये उस समय के असीम सांस्कृतिक गौरव का एक अद्भुत प्रतीक है। लेकिन फिर 1669 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सम्राट औरंगजेब ने उस विशाल चौथे मंदिर को नष्ट करने का सीधा फरमान जारी कर दिया, और उसी जगह पर, उसी मलबे के ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने इस जगह का स्वरूप हमेशा के लिए बदल दिया और वो दोहरी पहचान तैयार की जो आज हम मथुरा में देखते हैं। खैर, सम्राटों के युग से निकलकर अब हम आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, आधुनिक कानूनी लड़ाइयाँ। अब राजा महाराजाओं का दौर तो खत्म हो गया था, बात आ गई प्रॉपर्टी कानूनों और अदालतों पर। 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जमीन की नीलामी की और इसे खरीदा राजा पट्नीमल ने। फिर दशकों बाद 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसे अधिग्रहित किया, और फाइनली 1951 में एक प्रॉपर आधुनिक ट्रस्ट का गठन हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक प्राचीन विरासत धीरे धीरे आज की कानूनी भाषा और कागजी कार्यवाहियों में तब्दील हो गई। अगर हम कानूनी माइलस्टोन्स की बात करें तो 1878 में मुस्लिम समूहों द्वारा पहला सिविल मुकदमा दायर किया गया। 1900 की शुरुआत में कुछ फैसले पट्नीमल परिवार के हक में भी आए,
लेकिन सबसे बड़ी बात हुई 1968 में, जब एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि मस्जिद को वहीं संरक्षित रखा जाएगा और पास में मंदिर बनेगा। आज जो अदालतों में मुख्य रूप से बहस चल रही है ना, वो इसी 1968 के समझौते की कानूनी वैधता पर है। और हाँ, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग बहुत सावधानी से होनी चाहिए। क्यों? ताकि कोई गलत जानकारी या अफवाह ना फैले। आप जैसे छात्रों के लिए ये मीडिया लिटरेसी का एक बहुत बड़ा और सीधा सबक है। जब मुद्दे इतने संवेदनशील हों तो निष्पक्ष रिपोर्टिंग कितनी जरूरी हो जाती है, ताकि समाज में बेवजह तनाव न फैले। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सांस्कृतिक विरासत को नेविगेट करना। इन सब के बाद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई हमें क्यों परवाह करनी चाहिए, ये तो जमीन के एक पुराने टुकड़े का विवाद है। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में यह हमारी आधुनिक सामाजिक राजनीति गतिशीलता को समझने की एक जीवित प्रयोगशाला है। यह हमें दिखाता है कि कैसे कोई सांस्कृतिक पहचान अपना वजूद बचाए रखती है और कैसे आधुनिक समाज में उसे लेकर बहस होती है। तो आपके लिए मेन टेकअवेज क्या हैं? पहला, ये आपको एक क्रिटिकल मीडिया कंज्यूमर बनाता है। दूसरा, आप सीखते हैं कि इतने जटिल इतिहास का बिना किसी पक्षपात के कैसे विश्लेषण किया जाए। तीसरा, ये वास्तुकला और हमारी पहचान के गहरे कनेक्शन को सामने लाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाता है कि विवाद चाहे जो हो, समाधान हमेशा आपसी सम्मान और बातचीत से ही निकलना चाहिए, विभाजन से नहीं। और युवाओं की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है। 1953 से लेकर 1982 तक सोचिए, लगभग 30 सालों तक युवा स्वयं सेवकों ने श्रमदान यानी स्वैच्छिक श्रम किया, बिना किसी स्वार्थ के अपने हाथों से मलबे को साफ किया और आज के इस शानदार मंदिर परिसर को खड़ा करने में मदद की। ये साबित करता है कि इतिहास केवल वो नहीं है जो अतीत में घट चुका है, बल्कि इतिहास वो भी है जिसे युवा सक्रिय रूप से दोबारा बनाते हैं। तो आखिर में मैं आपको इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हमारे इस जटिल और बहुस्तरीय इतिहास को निष्पक्ष रूप से समझने से कल के नेता एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां सांस्कृतिक पहचान हमें बांटने के बजाय एक साथ जोड़े? सदियों के इन संघर्षों को समझकर ही हम एक मजबूत और एकीकृत भविष्य बना सकते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।